Hello everyone, I welcome you all to our channel Regalia and we are back again with the lecture series. I know it has been a long time, कोई वीडियो नहीं आई थी रिगार्डिंग द लेक्चर सीरीज़ क्योंकि बीच में बहुत सारे एग्जाम्स एंड ऑल थे तो मैं भी थोड़ा बिजी था बट नाउ आई एम फ्री एंड आई विल नॉट प्रॉमिस यू बट आई गारंटी यू कि हम रेगुलरली वीडियो को लाते रहेंगे. ओके, so this video will be a type of a English video. It will be a mix of Hindi and English so that अगर कोई बच्चा साउथ का अगर ये वीडियो देख रहा हो या फिर कोई नॉर्थ का हो तो उसे कोई इशू ना आए. और ये वीडियो स्पेसिफिकली ICR JRF को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करी गई है. ओके, सो बहुत डिटेल्ड वीडियो ये नहीं होगी, है ना. जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना ही इसमें कवर किया गया. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स हॉप इनटू द मेन कंटेंट्स. ओके, सो पहला, सेल डिवाइड करता क्यों है, वाई डू वी नीड सेल डिवीजन. सो होता क्या है कि सेल का अपना खुद का एक साइज़ है, उसका अपना एक लिमिटेड रेंज है, ठीक है ना. तो उस लिमिटेड रेंज में सेल को सस्टेन करने के लिए सेल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है ना. फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सेल है, ठीक है. सेल वेस्ट मटेरियल्स बना रहा है, टॉक्सिक चीज़ें बना रहा है, कंटेंट्स बना रहा है. धीरे धीरे क्या होगा, सेल का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना. सेल कुछ मटेरियल डेवलप कर रहा है, सेल का साइज़ बढ़ना स्टार्ट कर गया, हो सकता है सेल बर्स्ट कर जाए, तो सेल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है. अब क्या होता है कि सेल अपने साइज से बड़ा हो जाएगा ना, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो हम देखते हैं. तो सेल लार्जर दैन थ्रेशोल्ड लिमिट इज श्योर टू डाई ड्यू टू, देखो पहला तो केस हो गया स्टारवेशन का, ठीक है ना. कि अगर मान लेते हैं कि सेल बहुत बड़ा हो गया साइज़ में तो ज़्यादा, ऑफ कोर्स बहुत कॉमन सी बात है भाई, ज़्यादा फूड रिक्वायर होगा, है ना, उसको सस्टेन करने के लिए. दूसरा क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बन जाएगा सेल के अंदर कि सेल की डेथ भी हो सकती है, सेल डाइज. ओके, बैक्टीरियल सेल क्या होता है, ये फिजन से डिवाइड करता है. तो अभी तो हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं. बैक्टीरियल सेल क्या करता है, ये फिजन से डिवाइड करता है, ठीक है ना. फिजन इज़ अ प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ माइटोसिस. क्या होता है हम आगे कवर करते हैं. तो देखो ये आपके सामने फिजन का एक डायग्राम है. ये आपका बाहर ये सेल वॉल है, ठीक है. अंदर आपका प्लाज्मा लेमा है. तो प्लाज्मा लेमा से अटैच्ड आपका क्रोमोसोम है जिसको हम जीनोफोर भी बोलते हैं, ठीक. और ये अटैचमेंट पॉइंट है जिससे लगा. तो जैसे जैसे सेल क्रोमोसोम क्या करता है ना, ये रिंग है, रिंग के फॉर्म में होता है, ये रेप्लिकेट करता है. तीसरे स्टेज में देखो ये 1 से 2 हो गया. तीसरे स्टेज में यहाँ पर ये दूर दूर होना स्टार्ट कर गया, ठीक है. फिर फोर्थ स्टेज में प्लाज्मा लेमा का इन्वेजिनेशन हुआ, ठीक है, अंदर की तरफ आना स्टार्ट हुआ. और फिफ्थ में सेल वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना. और जैसे जैसे सेल वॉल यहाँ डिपॉजिट होगी और उसके बाद ये सेल आपस में डिवाइड करेगा और सेल वॉल के साथ प्लाज्मा लेमा दोनों बन के अलग अलग हो गए डॉटर सेल्स, ठीक है. हाँ, अब देखते हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ते हैं. पहला है पेरिसेप्टल एनुलस. ये बनता है बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा लेमा एट द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है ना. तो अभी तो डायग्राम में यहाँ था नहीं बट मैं आपको बता देता हूँ. ऐसा होता है कि ये मान लीजिए इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, ये एक रिंग टाइप की बना देता है, ठीक है ना. प्लाज्मा जब ये इन्वेजिनेट करेगा तो एक रिंग टाइप की बना देगा. इसको हम बोलते हैं पेरिसेप्टल एनुलस, ठीक है ना. ये रिंग बन जाती है, फिर डिवाइड कर जाता है बीच में से. कुछ प्रोटीन्स के नाम है जैसे FTSZ इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ सेप्टम फॉर्मेशन, ठीक है. मिन बी लोकस हो गया, रेगुलेट्स द साइट. ये साइट को रेगुलेट करता है, किस साइट पे बनेगा. एक होता है म्यूक जीन, ये क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना. कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट कब करेगा नहीं करेगा उसमें ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है. अब कुछ चीज़ें हैं वो जो नोट्स में है मैं आपको बताता हूँ. ये आपको बहुत बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी. DNA फ्रैगमेंट विच इज़ केपेबल ऑफ अंडरगोइंग रेप्लिकेशन से हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन. ईजी है. सिंगल बैक्टीरियल क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सिंगल रेप्लिकॉन, ठीक है, सिंगल रेप्लिकॉन. इन यूकैरियोट्स में बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं, कई रेप्लिकॉन्स होते हैं. बैक्टीरियल क्रोमोसोम में एक सिंगल रेप्लिकॉन होता है, ठीक है. अब हम माइटोसिस के बारे में आ जाते हैं. तो माइटोसिस जो है ये फ्लेमिंग ने इसको डिस्क्राइब किया था. इन 1879 इसको डिस्क्राइब किया गया था और इसका टर्म इन्होंने 1882 3 साल बाद इसको टर्म दिया. पहले उन्होंने बता दिया कि हाँ ऐसा कुछ प्रोसेस होता है जो माइटोसिस नाम से, और नाम बाद में दिया. तो इसका काम किया है कि हीलिंग पर्पस में, जैसे आपको आपके हाथ में चोट लग गई, ठीक है ना, तो अब उसका रिप्लेसमेंट कैसे होगा, जो आपके जो भी सेल्स डैमेज होगा उसका रिप्लेसमेंट कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, ठीक. ओके, आगे आते हैं. अब माइटोसिस की देखिए कई स्टेजेस में होता है. पहले इंटरफेज होता है, ठीक, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज. पता होगा आपको टीलोफेज. इंटरफेज 23 घंटे का होता है, 23 आवर्स का होता है. और प्रोफेज ये सब मिला के 1 आवर का चलता है, ठीक है ना. इंटरफेस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इसमें, फुल्ली एक्सटेंडेड होते हैं एंड अनकॉइल्ड होता है. ऐसे होता है उनमें कुछ ऐसे अनकॉइल्ड, ठीक है ना, फुल्ली एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है. रेफर टू एज द रेस्टिंग स्टेज. इसको रेस्टिंग स्टेज इसलिए बोलते थे ना क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम मूव नहीं हो रहा है, सेल डिवाइड हो नहीं रहा है. बस इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रिपरेशन हो रहा है कि अब डिवीजन होने वाला है तो सेल अपने आप को तैयार करता है. तो वो रेस्टिंग स्टेज पे रहता है, अपने आप को प्रिपरेशन करता रहता है. इट ऑक्यूपाइज अराउंड 23 आवर्स ऑफ अ सेल दैट अंडरगोज माइटोसिस एवरी 24 आवर. पढ़ चुके हैं.
G1 फेस, S फेस, G2 फेस। ठीक है, अब G1 फेस क्या है देखिए, हाईली वेरिएबल होता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये हो सकता है 11 घंटे ले, हो सकता है 10 घंटे ले, हो सकता है 10 मिनट ले, ये सेल टू सेल डिपेंड करता है। तो G1 फेस में क्या होता है, प्रोटीन एंड RNA सिंथेसाइज किए जाते हैं। ठीक है, ये तो हमको पता ही है। एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट्स फॉर DNA सिंथेसिस, ठीक है, यहीं पे होता है। राइबोसोम प्रोडक्शन जो है वो न्यूक्लियोलाई में हो ही रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, यहाँ पे देखो, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फॉर DNA सिंथेसिस। एस फेज में DNA का सिंथेसिस होता है, तो उसके लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं, कुछ प्रोटीन चाहिए होंगे। आपने पढ़ा होगा जो रेप्लिकेशन होता है DNA का, अगर पढ़ा होगा पहले तो आपको पता होगा कि बहुत से एंजाइम्स ऐसे लगते हैं इसमें, जैसे हेलिकेज हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, तो वो सब आपका जीवन में प्रिपेयर होता है। एस फेज में आपका फाइनली DNA सिंथेसिस स्टार्ट होता है। DNA कंटेंट डबल करता है, 2C से 4C होता है। अब C क्या होता है, C आपका हैप्लॉइड कंटेंट होता है। ठीक है, हैप्लॉइड कंटेंट होता है। ठीक है ना, तो अगर मान लो 2C कंटेंट है हमारे पास DNA का, जो कि आपका टीलोफेज और जीवन में होता है एक्चुअली, तो जो 4C हो जाएगा जब ये G2 में जाएगा, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, क्योंकि S फेज को पार करके जाएगा ना, तो ऑलमोस्ट ऑल द हिस्टोन्स ऑफ द न्यूक्लियस आर सिंथेसाइज। ठीक है, ठीक बात है, जितने भी हिस्टोन्स होंगे यहाँ सिंथेसाइज होंगे, और इसका ड्यूरेशन ना कॉन्स्टेंट होता है, अनलाइक द G1 फेज। G2 फेज में क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसके कंपोनेंट्स रेडी करे जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। mRNA प्रोड्यूस फॉर माइटोसिस इनिशिएट, तो माइटोसिस को इनिशिएट करने के लिए ना हमें कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है, उसका mRNA यहाँ प्रोड्यूस होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रोसेस है देखो, प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा था इससे पहले इंटरफेज में कि क्रोमोसोम्स ऐसे लाई करते हैं ना अनकॉइल्ड फॉर्म में। प्रोफेज में ये कॉइलिंग हो जाती है इसकी, ठीक है ना, ये सुपर कॉइल फॉर्म में चले जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है देखो, क्रोमोसोम अपीयर्स लूज बॉल ऑफ थिन वूल इन अर्ली प्रोफेज। प्रोफेज भी दो टाइप का होता है, अर्ली, लेट, कई टाइप से, मतलब हर बुक में अलग अलग टाइप से आपको मिलेगा, लेकिन इतना कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। सिंपल हमको ये पता है कि जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, इसमें शॉर्टर हो जाता है और थिकर हो जाता है। इस पॉइंट को आप चाहे तो नेग्लेक्ट कर भी सकते हो। ठीक, हम इस पॉइंट से आते हैं। क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर एंड थिकर। ठीक, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस यहाँ पे आके डिसअपियर कर जाते हैं। ठीक, नहीं होते यहाँ पे, देखो नहीं, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स दैट टेक प्लेस ड्यू टू कंडेंसिंग। अब जो हमने यहाँ पे इतनी जो थ्रेड्स थी, ये कैसे इतनी मोटे मोटे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ कंडेंसिंग प्रोटीन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ देखो, ये काइनेटोकोर है। ठीक, यहाँ पे देखो ये काइनेटोकोर है ना, और ये सेंट्रोजोम है, आपको बताइए ये माइटोटिक स्पिंडल्स हैं। यहाँ क्या लिखा है देखो, कंडेंसिंग रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर अलोंग देयर लेंथ। देखो क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, ये सब मैं एक क्रोमोसोम पे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और अभी आई बटन को प्रेस करके भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन किसकी वजह से होता है, कंडेंसिन। कंडेंसिन क्या है, ये एक्चुअली एक प्रोटीन है। ये किससे बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ SMC2.SMC4 एंड अदर नॉन SMC। अच्छा, ATPase क्या होता है, ATPase, GTPase, ये क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, आप सर्च करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ATPase क्या है, GTPase क्या है। ठीक है, हेट्रोडाइमर का जो कोर होता है ये SMC2 और SMC4 का मिलके बना होता है कंडेंसिन, और कुछ नॉन SMC प्रोटीन्स भी होते हैं। SMC क्या होता है, SMC स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कॉइलिंग कैसे होती है। एक होती है रिलेशनल, मतलब जो आपकी कॉइलिंग होती है ना वो दो टाइप की होती है, पैरानिमिक होती है, प्लेक्टोनिमिक होती है। और रिलेशन कॉइलिंग होती क्या है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे आपस में वाउंड अराउंड हैं, आपस में कैसे वो गुथे हुए हैं। ठीक है ना, जैसे मैं बताता हूँ सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। अब ये तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन ये तो हम बुक में बनाते हैं ना, मतलब हम अपने कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं, लेकिन होता क्या एक्चुअली ये ऐसे वाउंड अराउंड होते हैं। ठीक है ना, तो हमको ये लगता है कि ये यहाँ बीच में सेंट्रोमियर्स होते हैं। ठीक है ना, किस तरह से कॉइल्ड है हमको ये देखना है। तो 2 टाइप की कॉइलिंग होती है, पैरानिमिक, प्लेक्टोनिमिक। पैरानिमिक में क्या होते हैं, ये ना मतलब ट्विस्टेड नहीं होते हैं, या एक के ऊपर एक बस स्लिप कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छे से मतलब वाउंड अराउंड होते नहीं है। तो हमें ऐसी कॉइलिंग किसमें देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है मियोटिक प्रोफेज में। कौन सा प्रोफेज, मियोसिस वाला प्रोफेज, वो हम आगे पढ़ेंगे। प्लेक्टोनिमिक मतलब जिसमें अच्छे से ट्विस्टेड होते हैं एकदम, है ना, और स्ट्रॉन्ग कॉइलिंग होती है प्लेक्टोनिमिक, ये आपको माइटोटिक में मिलती है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, मेटाफेज। मेटाफेज जो होता है ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से बाहर की तरफ निकलते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और
मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है ना, ये आपकी एक इक्वेटोरियल प्लेट होती है और इसी पे ऐसे इसी प्लेट पे आपके ये क्रोमोसोम्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना, इसी प्लेट पे देखो अरेंज्ड है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो धीरे धीरे गायब हो ही रही है। शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट क्रोमोसोम्स आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है ना, थिकेस्ट इसी में मिलते हैं, और सॉरी थिकेस्ट क्रोमोसोम्स यही होते हैं, शॉर्टेस्ट भी इसी में होते हैं। एब्सेंस ऑफ रिलेशनल कॉइलिंग, इसमें कॉइलिंग नहीं होती है ना। और स्पिंडल फाइबर जो होता है, स्पिंडल फाइबर इट बाइंड्स टू द काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर इट बाइंड्स टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है मैं बताता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, यही काइनेटोकोर्स हैं। ये स्ट्रक्चर, इनको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स, इन्हीं से तो बाउंड होते हैं, ठीक है ना। क्लोज्ड माइटोसिस फाउंड इन लोअर यूकैरियोट्स वेयर न्यूक्लियर एनवेलप रिमेन्स इंटैक्ट। मतलब अभी तो यहाँ पे देखा ना कि मेटाफेज में न्यूक्लियर एनवेलप हट गया, लेकिन क्लोज माइटोसिस जैसे शायद से फंजाई में ऐसी होती है, एल्गी में भी ऐसा होता है जिसमें क्लोज माइटोसिस होती है ना। अगर आपको कुछ और भी पता लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगला है एनाफेज। एनाफेज में स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जैसे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये आपस में टूट जाते हैं। तो सेंट्रोमेयर जब तक नहीं स्प्लिट करेगा ना, तब तक ये इधर नहीं जाएंगे। तो देखो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए हैं, है ना। इस फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, डॉटर क्रोमोसोम्स के फॉर्म में इधर स्प्लिट हो गए। तो जो क्रोमेटिड थे, ठीक है, अब वो क्या कहलाते हैं, उनको हम डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम से निकले हैं और अब एक दूसरे अब डॉटर के फॉर्म में हो गए। शॉर्टनिंग हो जाती है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स की खींचते हैं और दे जस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन ड्यू टू विच द क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम माइग्रेट टू डिफरेंट पोल्स, ठीक है, दिख रहा है आपको फिगर में। सेंट्रोमियर डिवाइड्स और स्प्लिट्स। मूवमेंट ड्यू टू स्पिंडल फाइबर दैट आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रोसोम और पोल्स, है ना। और फिर क्या देखो, सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। अब सेंट्रोसोम जो होता है ना, वो आपका प्लांट सेल्स में नहीं होता, एनिमल्स में होता है। ऐसे पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं एक दूसरे के। और इन प्लांट सेल्स, अब देखो प्लांट सेल में कुछ तो चाहिए ना, तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स होते हैं, सेंट्रियोल्स नहीं होते वहाँ पे, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, MTOC, ठीक। मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वीडियो बहुत लंबी जाए और थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, इसीलिए। स्पिंडल फाइबर देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है क्रोमोसोमल। कंटिन्यूअस मतलब देखो क्या होता है, ये है, ठीक है। अब मान लो ये स्पिंडल फाइबर है, ये इधर से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस, ये इधर से जाता है, जो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम जाता है क्रोमोसोमल, और जो एक पोल से दूसरे पोल जाता है वो होता है कंटिन्यूअस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, टीलोफेज पढ़ते हैं। देखो टीलोफेज में कुछ नहीं होता आपका अब ये जो सेपरेट हुए थे ना, ये अब इंडिविजुअल सेल्स के फॉर्म में अब यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट करेंगे और दो पार्ट्स में ऐसे टूट जाएंगे, ठीक है ना। क्रोमोसोम बिकम अनकॉइल एंड वेरी लॉन्ग एंड थिन। न्यूक्लियोलस रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में रीऑर्गेनाइज होना स्टार्ट कर देगी। साइटोकाइनेसिस बहुत इजी प्रोसेस है, मतलब इजी क्या, बहुत सिंपल है समझने में। अब ये दो पार्ट्स में देखो डिवाइड हो गया ना, तो अब क्या करेगा, सेल आपस में बीच में से स्प्लिट करेगा, ठीक है ना। स्प्लिट कैसे करेगा, एनिमल सेल्स में ना एक ये बनती है आपकी क्लीवेज फरो बनती है, ठीक है। एनिमल सेल्स में क्या बनती है, क्लीवेज फरो, ठीक। और जो आपका प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल्स में आपका बनता है फ्रैग्मोप्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है प्लांट सेल्स में, ठीक। फ्रैग्मोप्लास्ट कुछ नहीं होते, ये एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्रैग्मोप्लास्ट। माइक्रोट्यूब्यूल टुगेदर विद द एक्टिन फिलामेंट एंड गोल्जी ड्राइव वेसिकल दैट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। इसमें सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट में क्या होता है आपका, एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, फिर एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, और फिर क्या होता है गोल्जी ड्राइव्ड वेसिकल्स, जो गोल्जी बॉडी से बनती है, सेल प्लेट बनाती है। प्लांट सेल्स में क्या होता है कि आपका ना सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में फॉर्मेशन होता है, मतलब सेंटर से पेरीफेरी की तरफ प्लेट बनेगी, ठीक। लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होगा, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक। क्या है साइटोकाइनेसिस, इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दो तरीके से होता है साइटोकाइनेसिस। पहला, एक तो आपका एनिमल सेल्स और दूसरा होता है प्लांट सेल्स, ठीक। एनिमल सेल्स में क्या होता है कि देखो
क्लीवेज हो गया ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन बाउंड टू, ये तो हम पढ़ चुके हैं। सॉरी, एनिमल सेल्स में कहते हैं देखो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और मायोसिन 2 होता है, मायोसिन 2। और प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल प्लेट बनती है फ्रैगमोप्लास्ट, वो हमको पता ही, एक्टिन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है ना, और फिर क्या होता है, गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स होते हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं मियोसिस। माइटोसिस समझ में आ गया होगा। माइटोसिस बहुत ईजी प्रोसेस है, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं माइटोसिस को, और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ये तो बेसिक पढ़ा होगा अपने एनसीईआरटीज़ में। अब देखो मियोसिस जो होता है ना, मियोसिस टर्म जो है वो फार्मर एंड मूरे ने दिया था, फार्मर एंड मूरे बोलो, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय वैन बेंडन, लेकिन इसको डिस्क्रिप्शन में वैन बेंडन ने दे दिया था जो राउंड वॉर्म एस्कैरिस में इन द ईयर 1883 उन्होंने इसको बताया था कि हाँ कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, इसे मियोसिस कहते हैं। इसके ना कुछ पॉइंट्स पे आता हूँ। पहली चीज़ इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल एस फेज होता है। मियोसिस एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, मियोसिस 1 में होता है, मियोसिस 2 में होता है, ठीक है ना। और इनके बीच में कोई एस फेज नहीं होता है, एक ही एस फेज होता है जो आपका प्रीमियोटिक एस फेज होता है, जो आपका मियोसिस से पहले स्टार्ट होता है। 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, क्योंकि पहला फेज़ होगा उसमें 2 सेल्स बनेंगे, फिर दूसरा फेज़ होगा उसमें 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं इसमें, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग। अब ये थोड़ा सा एक आप ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैसे मियोसिस 1 और 2 कैरी होता है, इसमें कैसे डीएनए कंटेंट चेंज है। तो कब से को स्टार्टिंग में देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ देखो 2NN2C था, एक डिप्लॉयड सेल था, G1 फेज़ आया, 2NN2C। अब जैसे ही एस फेज़ आया ना, क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज होगा, लेकिन डीएनए कंटेंट 4C हो जाएगा, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया ना, क्रोमोसोम नंबर वही है भाई, 2N से तो वो 2N ही रहेगा, इट विल रिमेन द सेम, बट the amount of DNA content will be doubled, okay, it will be doubled from 2C to 4C। then G2, फिर 2 phases में आएंगे, meiosis 1 and meiosis 2। अब meiosis 1 में देखो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, 2N से N हो गया। तो अगर ये पूछा जाए कि meiosis में कौन सा रिडक्शनल डिवीजन है, 1 या 2, तो आंसर क्या होगा, meiosis 1, ठीक। meiosis 1 इज़ द रिडक्शनल डिवीजन, meiosis 2 इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस की तरह हूबहू कॉपी होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मियोसिस की प्रोसेसेस देखते हैं। मियोसिस कई टाइप से होता है। मियोसिस में देखो प्रोफेज होता है 1, वही है मतलब प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। लेकिन जो प्रोफेज 1 है ना मियोसिस 1 का, वो थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि पहली चीज़ तो वो लॉन्गेस्ट है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सी स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ना, तो ये तो हम डिवीजन फॉर अपने कन्वीनियंस के लिए पढ़ते हैं, बट इतना क्लियर कट कोई लाइन डिवाइड है नहीं कि अभी प्रोफेज आया फिर मेटाफेज आया, वो आप देख नहीं सकते हो, ठीक है ना। वो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको डिवाइड कर रखा, बट अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इतना क्लियर कट डिवीजन दिखता नहीं है कि अब लेप्टोटीन आया फिर तुरंत जाइगोटीन आ गया। तो लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैचिटीन है, डिप्लोटीन है, LZPDD, ठीक। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। इसी को ट्रिक मैंने तो बिना ट्रिक के याद किया है, ठीक है। अगर आपको कोई ट्रिक पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मियोसिस 2 में क्या होता है, वही ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, बट 2 लग जाएगा। और मियोसिस 2 माइटोसिस जैसा होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको माइटोसिस समझ में आ गया, मियोसिस 2 भी समझ में आ जाएगा। अब हम लेप्टोटीन एक बार देख लेते हैं। देखो लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में ये आपका अटैचमेंट प्लेट से क्रोमोसोम लगे, इसमें क्रोमोसोम ना ऑपोजिट लगे रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आस पास लगे हो ना, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है इनका। तो क्रोमोसोम एंड्स आर अटैच्ड टू इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ड्यूरिंग लेप्टोटीन टू जाइगोटीन। जब लेप्टोटीन से अगला फेज आता है ना जाइगोटीन का, तो क्या होता है, इसमें बुके फॉर्मेशन होता है। ये देखो, ये जो फिगर है ये बुके फॉर्मेशन का फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देख लो, ये बुके फॉर्मेशन है, मियोटिक बुके कहते हैं इसको। तो ड्यूरिंग लेप्टोटीन टू जाइगोटीन ट्रांजिशन क्रोमोसोम लाई नियर ईच अदर इन अ लिमिटेड जोन कॉल्ड बुके स्टेज। जब लेप्टोटीन में थे तब तो दूर दूर थे, और जाइगोटीन में जैसे ही ट्रांजिशन हो रहा था उस टाइम भी पास में आ जाते हैं दूसरे के, हम बुके स्टेज कहते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन की बहुत सी खासियत है। पहली चीज़ क्या होता है कि जो आपका प्रीमियोटिक फेज था ना, जिसमें आपका एस फेज़ आया था, एस फेज़ में क्या होता है ना, आपका 99.7% डीएनए बनता है। बाकी जो 0.3% डीएनए होता है ना, वो आपका जाइगोटीन में बनता है, जिसको हम जेड डीएनए भी कहते हैं, और जाइगोटीन डीएनए सिंथेसिस भी कहते हैं। यहाँ पे ये साइनेप्टोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, ये बनता है, ठीक है ना। एक सिनेप्सिस प्रोसेस होती है जिसमें कि पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की आपस में। हाँ, मियोसिस में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो 2 कलर से मैं दिखा रहा हूँ ना, इसका क्या मतलब है, मतलब ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये मैटरनल क्रोमोसोम है, या वाइस वर्सा जो भी कह लो। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 अलग अलग पेरेंट्स, मतलब 2 अलग अलग सेक्सेस से क्रोमोसोम आते हैं, एक मेल का आता है और एक फीमेल का आता है।
पेयरिंग होती है, फिर आगे क्रॉसिंग होती है, वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है ना। तो सिनैप्सिस का डायग्राम हम देख लेते हैं। ये प्रिकोसिटी थ्योरी ऑफ सिनैप्सिस थी जिसको डार्लिंगटन ने दिया था, तो ये एग्जाम में बस यही पूछते हैं कि प्रिकोसिटी थ्योरी किसने दी थी, डार्लिंगटन, ठीक है ना। तो सिनैप्सिस की एक जो थ्योरी ये आई उसमें ये था कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में आते हैं, पेयर करते हैं, और उनके बीच में 1000 एंगस्ट्रॉम्स का गैप होता है, ठीक है ना। और इसी 1000 एंगस्ट्रॉम के गैप में ही आपका सिनैप्सिस हो जाती है। तो इतना हमें गैप चाहिए, 1000 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू याद रखिएगा। अब ये एक सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो ये एक सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इसमें ना एलिमेंट्स आप याद रखना, एक होता है सेंट्रल एलिमेंट जो बिल्कुल बीच में होता है, ठीक, एक होते हैं लेटरल एलिमेंट्स और एक होते हैं ट्रांसवर्स एलिमेंट्स। अब देखो जो आपका लेटरल एलिमेंट है ना, लेटरल एलिमेंट जो आपका लेटरल एलिमेंट है ना, ये कोहेसिन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, कोहेसिन प्रोटीन का। और जो आपके ट्रांसवर्स एलिमेंट्स हैं, ट्रांसवर्स एलिमेंट आपके जिप प्रोटीन के बने होते हैं। कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, जिप प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़रूरी नहीं है। अब मेल ड्रोसोफिला में देखो क्या होता है, यहाँ पे ना सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती है। तो क्रॉसिंग ओवर मेल ड्रोसोफिला में नहीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिल्क वॉर्म मेल फीमेल सिल्क वॉर्म में भी नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन ना बहुत कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं। तो अगर असर्शन रीजन में आ जाएगा तो आप इसको कर सकते हो। सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है इसलिए क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पैकेटीन में आते हैं। तो पैकेटीन में क्या, पैकेटीन बिगिंस व्हेन सिनैप्सिस कम्स टू एन एंड, ठीक है ना। सिनैप्सिस खत्म हो गया, अब क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ देखो ये जो बिट्स है ना होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर मतलब क्या हुआ, ये एक क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम का था और ये दूसरे क्रोमोसोम का था, ठीक है। तो इसमें एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होता है, फिर मटेरियल एक्सचेंज होता है, यही क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और यही मेयोसिस सबका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है ना। बाइवैलेंट्स ऑब्जर्व होते हैं। देखो ये हमें 4 क्रोमोसोम मिल रहे हैं, ये 4 क्रोमोसोम मिल रहे हैं, ये टेट्राड होता है, ठीक है ना। टेट्राड बोलो, बाइवैलेंट बोलो, ठीक है ना। तो वैसे इसको हम बाइवैलेंट बोलते हैं, टेट्राड दूसरी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो बाइवैलेंट में हमें 4 स्ट्रैंड मिलते हैं, 4 स्ट्रैंडेड स्टेज, 4 स्ट्रैंडेड स्टेज, ठीक है, को हम बोलते हैं टेट्राड, सॉरी बाइवैलेंट, ठीक है। एक होता है यूनिवैलेंट, एक होता है बाइवैलेंट। बाइवैलेंट में 4 स्ट्रैंड एग्जाम में आता है, कितने स्ट्रैंड मिलते हैं, 4 स्ट्रैंड, ठीक है ना। डिप्लोटीन में क्या है कि डी सिनैप्सिस, मतलब अब सिनैप्सिस खत्म हो रहा है, तो खत्म हो रहा है तो क्या होगा, बाइवैलेंट दूर जाएंगे। जब दूर जाते हैं ना तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, ये वाला देखो, ये एक आया था और इधर ये एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है ना, ये है कयास्मेटा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमको मिलता है, ये दूर जाएंगे तो ये इधर पॉइंट पे ना आके रह जाते हैं, इसे हम कियास्मेटा कहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, यही कियास्मेटा ना ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा क्रोमोसोम के, और कुछ इस तरह का शेप ले लेंगे क्रोमोसोम्स, इस तरह का शेप ले लेंगे, ठीक है। ये सेंट्रोमियर हो गया और ये कियास्मेटा हो गया, टर्मिनल पॉइंट्स पे आ गए, है ना। इसे हम कहते हैं कियास्मेटा टर्मिनलाइजेशन। जब कियास्मेटा क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से मूव करते हुए टर्मिनल पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं कियास्मेटा टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। और ये आपको कौन सी चीज़ में दिखता है, डिप्लोटीन में ही दिखता है। डायाकाइनेसिस में कियास्मेटा टर्मिनलाइजेशन खत्म हो जाता है। तो शुरू किस में होता है, डिप्लोटीन में, और ख़त्म किस में होता है, डायाकाइनेसिस में। और यही डायाकाइनेसिस की बिगिनिंग है। जब कियास्मेटा टर्मिनलाइजेशन खत्म होता है तब डायाकाइनेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। बाइवैलेंट्स अटैच्ड एट और क्लोज टू वन और बोथ टीलोमर्स, ठीक है ना। बाइवैलेंट्स जो है वो तो टीलोमर पे अटैच हो गए जाके, तो जब ये अटैच हो जाते हैं तो कुछ शेप्स देते हैं। जैसे पहली शेप होती है क्लोज रिंग, फिर होती है ओपन रिंग और तीसरी होती है रॉड शेप, ठीक है ना। तो क्लोज रिंग हमें कब मिलती है, जब क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होंगे एंड सब मेटासेंट्रिक, इसको याद कर लेना आप, ठीक है। ओपन रिंग में क्या होता है कि देखो जब कियास्मा ना इन वन ऑफ द टू आर्म्स, मतलब जैसे मान लो कि ये क्रॉसिंग ओवर हो रही थी तो यहीं पे कियास्मेटा बना, ठीक है ना। जब किसी वन ऑफ द टू आर्म्स में अगर कियास्मेटा बनता है ना, मतलब ही ये बना, इस वाली आर्म में बना ही नहीं, तो हमें एक ओपन रिंग टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी। लेकिन अगर दोनों में बनता तो हमें कैसा मिलता, क्लोज्ड रिंग। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, रॉड शेप आपके एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में मिलते हैं, ठीक है ना। जिसमें कि आपका सेंट्रोमियर एक पर्टिकुलर ऊपर इस साइड होता है ना, टॉप पे होता है जिसमें, और आपका टीलोसेंट्रिक में तो टीलोमर के ऊपर सेंट्रोमियर पहुंच जाता है, और एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, थोड़ा सा नीचे होता है ना, ठीक है। अब आगे हम प्रोफेज 1 मेटाफेज, अब हम मेटाफेज 1 पे आगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। यहाँ देखो मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हो गया ना काइनेटोकोर से, और मेटाफेजिक प्लेट, ये प्लेट बन गई। अब क्या होगा, एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं।
माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो रहे थे, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड थे ना वो दूर जा रहे थे। यहाँ पे क्या पूरा पूरा क्रोमोसोम ही सेपरेट हो जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम ही दूर चला जा रहा है। और टीलोफेज 1 और फिर साइटोकाइनेसिस आ गया। होता क्या है ना, जब आपका टीलोफेज 1 का साइटोकाइनेसिस आता है तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम बोलते हैं डायड, ठीक है। तो डायड और टेट्राड, बाइवैलेंट, मोनोवैलेंट, ये थोड़े टर्म्स एग्जाम में आते हैं। तो डायड कब बनता है, डायड बनता है टीलोफेज 1 में, ठीक है। एक तरीके से टीलोफेज 1 में ही डायड बन जाता है। ये देखो, ये है डायड स्टेज, ठीक है ना। अभी फरो बनेगा, ये दोनों आपस में डिवाइड कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नोट करो, इंटरलियम क्या होता है, साइटोकाइनेसिस ओनली आफ्टर सेकेंड मियोसिस, ठीक है। ट्रिलियम सेल्स डायरेक्टली एंटर्स इनटू प्रोफेज 2 फ्रॉम एनाफेज 1। मतलब होता क्या है कि देखो, जैसे एनाफेज 1 खत्म हुई, ठीक है, तो एनाफेज 1 के बाद क्या आना चाहिए था, टीलोफेज 1 और फिर साइटोकाइनेसिस, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हट जाती है और एनाफेज 1 से डायरेक्टली प्रोफेज 2, ठीक। तो साइटोकाइनेसिस स्किप हो गई। जब साइटोकाइनेसिस स्किप हो गई, ठीक है ना, तो इसने इंटरफेज भी सरपास कर दिया एंड टीलोफेज, हेंस साइटोकाइनेसिस अकर्स ओनली वंस। तो साइटोकाइनेसिस एक ही बार होगी, वो कब होगी, जब ये प्रोफेज 2 से आगे जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आता है, ट्रिलियम में ऐसा होता है। मियोसिस 1 से जब मियोसिस 2 में सेल जाता है ना, तो एक फेज़ आती है जिसे हम कहते हैं इंटरफेज, जो यहाँ पे नाम होता है इंटरकाइनेसिस, ठीक है, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, जिसमें कोई डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, प्रोफेज 2 पढ़ लिया, ठीक है, मेटाफेज 2 समझ में आ गया होगा, वैसे ही जैसे उसमें होता है एनाफेज 2 में। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे क्रोमोसोम्स पूरे पूरे जा रहे थे, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं, और फिर आगे टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ये हो गया आपका मियोसिस। लास्ट में आपको ऐसे 4 से मिल जाएंगे, ठीक है। और ये स्टेज होती है टेट्राइड, ये टेट्राइड की स्टेज आती है, क्योंकि देखो जब ये 2 सेल ऐसे जुड़े थे, इनमें आपस में डिवीजन हुआ, ये 2 में डिवाइड हो गए, इनमें हुआ, ये 2 में हो गए, तो ये 4 हो गए, इसे हम कहते हैं टेट्राइड स्टेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंपैरिजन है मियोसिस और माइटोसिस का। देखो यहाँ पे क्या है, मियोसिस में ये पेरेंटल होमोलॉग होता है, ठीक, ये मैटरनल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, पेयरिंग होती है, होमोलॉग साइड बाय साइड आते हैं, सेग्रीगेशन हो जाता है एनाफेज 1 में, ठीक है। फिर सेग्रीगेशन होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का एनाफेज 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनाफेज 2 में होता है या एनाफेज 1 में होता है। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और एनाफेज 1 में होमोलॉग सेपरेट होते हैं, ठीक। माइटोसिस में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर सेग्रीगेशन होगा सिस्टर क्रोमैटिड्स का एट एनाफेज। इसमें तो 1 और 2 का कोई चक्कर ही नहीं है। नाउ we'll study 3 types of meiosis: gametic, zygotic and sporogenic. Okay, so gametic meiosis, it is mostly found in animals including humans. इसमें क्या होता है आपका कि जो आपका डिप्लॉयड सेल होता है उसमें एक बार मियोसिस होगा, गैमीट्स बन जाएंगे, मेल और फीमेल, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट, जैसे हमारे में होता है, ठीक है ना। हमारे में गैमीट्स होते हैं, ठीक है, स्पर्म्स और एग्स होते हैं, फ्यूज़ करते हैं, फिर एक एम्ब्रियो बनता है, यानी कि एक बेबी बनता है, फिर वो बेबी ग्रो करता है, उसमें फिर से मियोसिस होती है। एक होती है जाइगोटिक, फंजाई एंड एल्गी में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका कि गैमीट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, फर्टिलाइजेशन होता है उनका, ठीक है। इसमें जो जाइगोट में ही मियोसिस हो जाती है, जिसे हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है ना। जाइगोट बना, जाइगोट के बनते हैं मियोसिस, लेकिन गैमेटिक में ऐसा नहीं था। जाइगोट बनता है वो एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। यहाँ पे जाइगोट पहले स्पोर बनाएगा, वो स्पोर एक हेप्लॉइड बॉडी बनाएगा, वो हेप्लॉइड बॉडी फिर गैमीट बनाएगी, ठीक। ये आपको ना फंजाई में बहुत मिलता है और एल्गी में बहुत मिलता है। एक बार आप जब फंजाई पढ़ोगे तो एक बार ये साइकिल को एक बार कंपेयर करना, ठीक। स्पोरोजेनिक में कुछ नहीं होता, ये प्लांट्स में होती है। इसमें आपने पढ़ा होगा क्या होता है, एक गेमिटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट हम पढ़ते हैं, पॉलन ग्रेन्स को हम गेमिटोफाइट बोलते हैं, है ना। आपका एम्ब्रियोसैक को हम गेमिटोफाइट बोलते हैं, बस उसी तरीके से है इसमें प्लांट्स एंड सम स्पीशीज ऑफ एल्गी, ठीक। इसको एक बार देख लेना। इसमें स्पोरोफाइट होता है, इसमें मियोसिस होती है, स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स गेमिटोफाइट बनाते हैं। वो गेमिटोफाइट मेल और फीमेल गेमिटोफाइट होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन करके एक जाइगोट बनाते हैं। वो जाइगोट फिर स्पोरोफाइट बनाता है, ठीक है ना। वो जाइगोट कोई डिप्लॉयड एम्ब्रियो नहीं है, कैसे कुछ नहीं बनाएगा, वो स्पोरोफाइट बनाएगा, जिसमें फिर स्पोरिक मियोसिस होती है। तो ये हो गया आपका चैप्टर सेल डिवीजन, ठीक है। इसके नोट्स मैं इसके नोट्स की लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, तो यू कैन बाय देम, ठीक है ना। मैं इसलिए फ्री में नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है अगर मैं आपको फ्री में दूंगा तो आप इसको नहीं पढ़ोगे। सो इसकी लिंक में डाल दूंगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नोट्स नहीं होंगे, ठीक है। मोस्टली होंगे 15 रुपीज़ के होंगे या 20 ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको नोट्स बाय करने हैं आप बाय कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप वीडियो देख लो, ठीक है ना। तो जो भी आपको ठीक लगे, बाकी हम आप अगले लेक्चर प्लांट ब्रीडिंग का करेंगे, तो मैं आपको मिलता हूँ इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।